हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ली चार्ट के जो तुमने प्रिंसिपल सुन रखा होगा या फिर ये सुन रखा होगा, इसकी हेडिंग जो देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मैं चाहूँ तो इसे तुम्हें पलक झपकते पूरा समझा सकता हूँ कि तुम सिंपल सी 1 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक समझ जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन बताऊँगा, फिर बताऊँगा कि आखिरकार इसको बिल्कुल तुम देखते साथ कैसे आंसर लगा सकते हो, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। चाहे तुम टेम्परेचर का हो, चाहे तुम प्रेशर का हो, चाहे कंसंट्रेशन हो, कैटलिस्ट, कोई तुम देखते ही साथ इसका आंसर लगा दोगे। बस धीमे धीमे हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हेडिंग डाल लो फैक्टर, बेसिकली ली चार्ट ही डालो। ली, जब मैं 11th क्लास में था और काफ़ी मज़ेदार मेरी लॉ लगता था, प्रिंसिपल लगता था मुझे, क्योंकि ली चार्ट ली थोड़ा समझ में आता है, लेकिन इसका पता यूज़ बहुत जगह है। इसका यूज़ इतनी जगह है कि तुम्हें हर रिएक्शन में इसी का कहीं ना कहीं 12th क्लास में ज़्यादा पूछ लेते हैं कि पूछ लें आखिरकार कि अगर हमने किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट मिला, अगर हमने रिएक्शन कोई प्रोडक्ट मिला दी तो बताओ रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा कि रिएक्टेड बनेगा, क्या बनेगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी तुम लॉ पढ़ोगे, हैबर्ट्स और सब, इनमें तुम्हें बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। इसलिए अपन इज्जतदार तरीके से पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और मेरा एक ही है कि अब 11th क्लास में आ गए हो, थोड़े ग्रो हो गए हो, तो तुम्हें कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। अगर जो बच्चा हमसे पढ़ता है ना, तो कोई चीज़ रटता नहीं है, वो हर चीज़ समझता है और लॉजिकली उसका समझ के आंसर देता है, रट के नहीं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक थोड़ा सा काम तुम लोग कर सकते हो कि वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी तुम्हारे क्या हो, ग्रुप बने हों, उनके साथ वीडियो शेयर कर दो। क्योंकि मेरा जो मोटो है कि मुझे हर उस स्टूडेंट के तक पहुंचना है जैसे किसी चीज़, मतलब इस पढ़ाई से रिलेटेड कोई ज़रूरत हो। इसलिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन में जाओगे बाहर लिंक दे रखी है कि बच्चे कोई भी डाउट्स परेशानी हो पूछ सकते हैं ईजिली। ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए मेरा एक मोटो है कि अगर तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ना, तो ज़्यादातर बच्चों तक हम पहुँच पाएंगे और ज़्यादातर बच्चों की हम हेल्प कर पाएंगे। बेसिक सी इतनी सी बात है कि देखो, परेशान हर कोई है किसी न किसी समस्या से, और मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे और किसी चीज़ की वजह से पीछे रह जाए। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट टीच करे हैं जिनकी 40-50 की बीच में परसेंटेज आती थी, अब 90 के ऊपर आती है, वो भी बोर्ड में। तो चलो हम लोग डाल लो, ज़्यादा बात अच्छी नहीं लगती है, लो डाल लो ली चार्ट ली। इसके लिखो एनसीईआरटी में इसका काफ़ी अच्छा मतलब लिखा गया है, बेहतरीन तरीके से उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मैंने डेफिनेशन लिख दी और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट का फालतू और टाइम बर्बाद हो कि पहले मैं डेफिनेशन लिखूँ, उसी में बोलता रहूँ, आधा मिनट ख़त्म कर दूँ, फिर तुम बाद में लिखो। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर लिख सकते हो, जैसे तुम्हें सही लगे, बस नोट साथ साथ बनाते जाना। तो बेसिकली सबसे पहले ली चार्ली तो एक इंसान का नाम है, उन्होंने प्रिंसिपल दिया था। क्योंकि बेसिकली पता किस चीज़ की कहानी है कि अगर मान लो पहले से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है, मान लो क्या मतलब है, मान लो मानना क्या है, मान लो इक्विलिब्रियम है, उसमें कोई भी चीज़ जैसे तुमने चेंज करी, जैसे कंसंट्रेशन चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर किया, कुछ भी चेंज करी, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? तुम कहोगे बिल्कुल बिगड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर डिस्टर्बेंट करोगे तो इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा। जब इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा तो अनडिस्टर्ब हो जाएगी। एक इक्विलिब्रियम था और दोबारा इक्विलिब्रियम पाने के लिए कि बीच की जो कहानी है उसी को हम ली चार्टली में पढ़ना है। बेसिकली सिंपल इस तरीके से समझो कि ली चार्टली का पढ़ना है कि एक बार अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो दोबारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के लिए रिएक्शन कैसे क्या अपना बिहेवियर शो करेगी, और मतलब कैसे अच्छा आखिरकार कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, ताकि वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ सके। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है कि अगर मान लो जैसे सिंपल सा है, हाइड्रोजन गैस है प्लस I2 गैस है, इससे क्या बनता है 2HI, ये भी गैस है। अब जो सबसे पहले किसी के भी दिमाग में आता है, जैसे मान लो हमने देखो जनरल मान रहे हैं, जैसे सोच नहीं लेना केवल कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, कभी बाद में कोई क्लेम करने लगे कि नहीं सर आपने कुछ ही बोल दिया। जैसे मान लो ये 10 ग्राम है और ये मान लो ये 15 ग्राम है। और हमने ये मान लिया कि ये बना है 30 ग्राम। मान देखो कोई कंफर्म नहीं, हम ऐसे रैंडम नंबर ले रहे हैं।
चलो ये हटा देते हैं ग्राम, नहीं तो तुम लोग क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, क्या करना बाद में इसी पे कहेंगे सर आपने तो ऐसे बताया था हम ऐसे लिखवाएं। समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो इसमें 10 थी, 15 थी, 30 थी, कब थी? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे ऐसी कंडीशन थी, तो बेसिकली ऐसे मान लो इक्विलिब्रियम पे थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम चल रहा था। अब मान लो हमने क्या किया, 10 से इसमें 1 ग्राम और ऐड कर दिया, तो क्या हुई? 11 हुई। जैसे ही 11 हुआ इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। अब तुम्हारे पास दो कंडीशन क्या आखिरकार है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। किसी के दिमाग में क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं कि सर अगर हमने इसका 1 ग्राम निकाल लिया, जैसे मान लो इसका हमने 1 ग्राम निकाल लिया, 10 ग्राम था उसमें से हमने 1 ग्राम कैसे ना कैसे सोच के, मतलब अपने ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि 1 ग्राम इसमें से हमने निकाल ली, तो बेसिकली अब तुम्हारे पास कितना बचा? 9 बचा है। तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, इसी चीज़ के बारे में हमें बात करनी है। मतलब रिएक्टेंट में चेंज लाएं या प्रोडक्ट की अमाउंट में चेंज लाएं तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ये है कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, पहला ये है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। देखो डालो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इसलिए हमको यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं लिख रहे हैं, जैसे हम तो एक जनरल सा लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जाए। ये देखो जनरल है, ए प्लस बी से सी बन रहा है। अगर हम रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में अगर तुम रिएक्टेंट और ऐड कर दो, क्या करो, रिएक्टेंट अगर तुम और ऐड करोगे तो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड। देखो एट द एंड तुम्हें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानो। अगर रिएक्टेंट तुम क्या करते हो, निकाल लेते हो उसमें से, मतलब रिएक्टेंट कुछ कम कर देते हो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो रिएक्शन होगी रिवर्स्ड। फॉरवर्ड का मतलब ये है कि जैसे तुम रिएक्टेंट अगर और ऐड करोगे तो प्रोडक्ट और बनने लगेगा, जैसे तुम और रिएक्टेंट ऐड करोगे प्रोडक्ट और बनने लगेगा। और अगर मतलब इसमें से अगर हमने कुछ निकाल लिया तो इसका मतलब है कि रिएक्शन बैकवर्ड होने लगेगी, मतलब प्रोडक्ट तुम्हारा रिएक्टेंट में टूटने लगेगा, मतलब रिएक्टेंट में चेंज होने लगेगा। ये सिंपल सी हमने रिएक्टेंट साइड देख ली है। अब दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, किसके लिए देखते हैं, वो है प्रोडक्ट। जैसे ए प्लस बी सी बना है, अगर हम प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज़ कर देते हैं तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड, मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। बैकवर्ड मतलब इस डायरेक्शन, मतलब प्रोडक्ट तुम्हारा रिएक्टेंट में चेंज होने लगेगा। अगर हम रिएक्टेंट निकाल लेते हैं, मतलब अगर हम अगर हम प्रोडक्ट डिक्रीज़ कर दें, जैसे मान लो हमने ए प्लस बी बना लिया, उससे 10 ग्राम कोई चीज़ बनी है, 10 ग्राम में से मान लो हमने 7 ग्राम निकाल लिया, अब तुम्हारे पास कितनी बची है, 3 ग्राम बची है ना, तो 3 ग्राम इसको दोबारा 10 में लाने के लिए ए और रिएक्शन होने लगेगी। तो अगर मान लो तुम प्रोडक्ट डिक्रीज़ करते हो, मतलब निकालते हो, तो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड। यहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर रिएक्टेंट अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, अगर उससे हम कोई चीज़ निकाल लेते तो क्या हो जाएगा। अब जो दूसरी कंडीशन है, अब देखो इसी चीज़ को अगर हम स्टार और पॉइंट बनवा के लिखाएं तो उसमें मुझे नहीं लगता, फिर भी कई बच्चे कहते हैं कि सर आप नोट्स नहीं लिखवाते, कम है, बोलते ज़्यादा है। उसके लिए ग्रुप है। मेरा मेन मोटो है कि 11th क्लास में तो बेसिक से सीखना है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। नंबरों वाली यहाँ बात होती ही नहीं है, यहाँ बेसिकली हमें कोई कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से सीखना होता है। 12th क्लास में कराएंगे, तुम्हारे नोट्स प्रोवाइड कर सब कराएंगे, वहाँ तुम्हें टॉप मारना है, 90 से ऊपर लाना है, वहाँ अपना टारगेट है, वहाँ मैंने सोच रखा है। लेकिन 11th क्लास के लिए इतना है कि तुम्हें कोई भी टॉपिक बिल्कुल मज़ेदार तरीके से पढ़ना है। नोट्स बनाने की आदतें भूल जाओ, नोट्स नहीं बनाने हैं, अपन को तरीके से सीखना है। तो चलो हम लोग फिर भी क्या करें, हर प्रकार के अलग अलग तरीके बच्चे होते हैं, तो मैं लिखवाई देता हूँ। तो ये 2 पॉइंट लिख लो कि अगर हम जैसे मान लो ए प्लस बी है, इक्विलिब्रियम सी प्लस डी बन रहा है, अगर हम इसमें या इसमें किसी भी एक में या दोनों में अगर हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, मतलब अगर हम
और ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड। अगर इसमें से हम कोई चीज़ घटा देते हैं, कोई चीज़ में मान लो हमने ली ए की वैल्यू कम कर दी, घटा दिया, फिर हमने बी कम कर दिया, दोनों चीज़ घटा दी तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड। सेम टू सेम कहानी इसके लिए भी है। अगर इसकी रिएक्टेंट या इसी की रिएक्शन किसी में भी अगर हमने इंक्रीमेंट करते हैं तो रिएक्शन हो जाएगी क्या, बैकवर्ड। और अगर इसमें से हम किसी भी एक की चीज़ को घटाते हैं, अगर कोई भी एक चीज़ घटाते हैं तो रिएक्शन हो जाएगी क्या, फॉरवर्ड। अब जो सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये तो यहाँ तो समझ लेते हैं कैसे क्या है। तो जैसे देखो सुनो, तो मैं दिमाग में ऐसे सेट करना है कि कोई पानी की टंकी है। इस चीज़ को समझाने के लिए थोड़ा समझा लेता हूँ। एक आजकल नल का सिस्टम नहीं आएगा, जैसे ही पानी पूरा फिल हो जाता है वैसे ही नल अपने आप बंद हो जाता है। अगर इसमें से मान लो हमने एक बाल्टी पानी निकाल लिया है, तो जैसे ही इसकी अमाउंट कम हुई तो नल का पानी इस डायरेक्शन में आने लगेगा, मतलब नल का पानी फॉरवर्ड में आ जाएगा। अगर इस टंकी में हमने क्या की लिया है, ऊपर से पानी डाल दिया है, मान लो एक बाल्टी पानी डाल दिया है, तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर फैल जाएगा कि नहीं। अगर बाहर निकला इसका मतलब रिएक्शन होगी बैकवर्ड। इसमें से थोड़ा थोड़ा याद रखना या फिर बेसिक सी सब कुछ क्लियर होता जाएगा, एंड में बताऊंगा पूरा, तुम्हें बेसिक समझ में आता जाएगा। ये जो मैंने टंकी वाला होता है बेसिकली ये प्रोडक्ट के लिए है बेसिक। अगर और मेन बात याद रखना है कि जहाँ तुम इंक्रीज़ करोगे उसके अपोजिट उसके सामने वाले डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब अगर तुमने यहाँ इंक्रीज़ किया है तो रिएक्शन जाएगी यहाँ, अगर तुम यहाँ डिक्रीज़ करोगे तो रिएक्शन आएगी यहाँ। यहाँ तक क्लियर है। अब एक दूसरा है, वो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। बच्चे यहाँ ज़्यादा दिक्कत करते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ स्टार बनाओ, लिखना स्टार्ट करो। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये स्पेशल से भी ज़्यादा स्पेशल, इसलिए थोड़ा स्पेशल तरीके से समझना। कि जैसे मान लो A + B गिव्स C + D। टेम्परेचर की जहाँ बात हो तो तुम्हें समझना कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर उसमें हम टेम्परेचर क्या करते, इंक्रीज़ करते हैं। जैसे मान लो A + B ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, C + D से बन रहा है। अगर सिस्टम ऐसा है, इसमें कोई A + B और रिएक्शन हो रही थी, इसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो बताओ ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी। इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ जाएगी, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें, ये टेम्परेचर के लिए अगर हम टेम्परेचर क्या कर दें, डिक्रीज़ कर दें। अगर मान लो ये टेम्परेचर था 27 इक्विलिब्रियम पे, हमने इसका कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा कम टेम्परेचर पे। अगर रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, पहली हो गई है टेम्परेचर के लिए। दूसरा है अगर रिएक्शन हो एंडोथर्मिक, दोनों का सबका शॉर्टकट बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। A + B से C + D बन रहा है। अगर रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक, और इसमें अगर तुम टेम्परेचर क्या करते हो, इंक्रीज़, अगर तुम टेम्परेचर करोगे इंक्रीज़ तो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड। कौन सी होगी, रिएक्शन होगी फॉरवर्ड। और अगर तुम टेम्परेचर क्या करते हो, डिक्रीज़, क्या करते हो, टेम्परेचर करते हो तुम डिक्रीज़, तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड। कौन सी में, अगर रिएक्शन है एंडोथर्मिक। याद रखना, बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने पता कैसे याद किया था, A + B और C + D। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि आखिरकार एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक आता था मतलब बेसिकली प्रोडक्ट में एंडोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट में तुम्हें हीट है, और जहाँ एक्सोथर्मिक आता था वहाँ मैं सोचता था कि प्रोडक्ट के साइड हीट है। देखो अगर मैंने मान लिया है कि एंडोथर्मिक है, इसका मतलब है कि यहाँ मैं हीट
ऐसे लिख लूँगा। और ली चार्ट का कहने का मतलब है कि जहाँ तुम जिस चीज़ को इंक्रीज़ करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मान लो तुम टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ती है, हीट की वैल्यू और बढ़ जाती है। अगर मान लो तुम हीट इस साइड है, इसी साइड हीट है, और तुम टेम्परेचर और इंक्रीज़ करते हो तो रिएक्शन हो जाती है फॉरवर्ड। इस लॉजिक से मैंने सोच रखा था। अगर यही रिएक्शन क्या होती है एक्सोथर्मिक, तो A+B, मतलब बेसिकली दिमाग में क्या आना चाहिए कि एंडोथर्मिक मतलब हीट कहाँ होती है, वो होती है प्रोडक्ट में। अगर तुम टेम्परेचर क्या करते इंक्रीज़, अगर तुम टेम्परेचर करते इंक्रीज़, आखिरकार हीट कहाँ इस साइड है, तुम मतलब बेसिकली पूरा सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करते हो कि नहीं। टेम्परेचर तुमने इंक्रीज़ किया सिस्टम का, तो अगर मान लो इसमें इसको 10 थी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो बढ़ेगी ना, इसकी तो 12 हो गई है। इसको कम करने के लिए रिएक्शन हो जाती है बैकवर्ड। इस तरीके से सोचना है। इसमें स्पेशल बात ये है कि अगर तुम कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन शिफ्ट होता है, ना कि के की वैल्यू। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो के की वैल्यू भी तुम्हें चेंज होती हुई नज़र आएगी। समझ रहे कि नहीं। इतना याद रखना कि अगर सुनो, अगर रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, कौन सी है, रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, अगर तुम टेम्परेचर क्या करते हो, टेम्परेचर करते हो इंक्रीज़, तो जी की की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज़। अगर रिएक्शन है एंडोथर्मिक और अगर तुम टेम्परेचर करते हो क्या इंक्रीज़, तो की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज़। ये दोनों स्पेशल केस तुम थोड़े याद रखना, स्टार बना के लिख लो। और अगर सबसे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड सेट होता है कि बच्चों को टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए थोड़ा इसको सोच के रखना कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके से सोचना। तो इस तरीके से सोच लो कि KC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कौन से में, एक्सोथर्मिक में, और KC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर किस में है, एंडोथर्मिक में। बेटा एग्ज़ामिनेशन या फिर कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। तुम्हें हर तरीके से सीखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। मेरा मेन मकसद ये होता है, मेरा ये नहीं होता है कि तुम्हें कठिन से कठिन मतलब कोई परेशानदायक चीज़ पढ़ाते रहूँ जो तुम्हारे एग्जामिनेशन का ना हो। मेरा मेन मोटो होता है कि जो तुम्हें इंपॉर्टेंट हो, जो तुम्हें जल्दी से तुम्हारे दिमाग में सेट हो सकती है, मैं उन्हीं सब चीज़ों पर गौर करता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे तुम पढ़ोगे नाइट्रोजन NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन, कई बार पढ़ोगे, देखना आगे आएगा। तो देखो सुनो, N2H2 इससे होता है अमोनिया का फॉर्मेशन NH3। इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। रिएक्शन होती है क्या एक्सोथर्मिक, माइनस इतना है। अगर सुनो हमने क्या किया है, हमने इसमें क्या कर दिया देखो, तो अगर मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर मान लो हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, क्या करते हैं मतलब बेसिकली कोई सिस्टम में हुई, कंटेनर होगी, और इस कंटेनर का हम क्या करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। तुम जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे रिएक्शन हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब है कि अभी अगर मान लो यहाँ इसकी वैल्यू 10 थी तो इसकी घट के वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 10 से कम हो जाएगी। मैं समझाने के तरीके से मान लो 8 हो जाएगी। इसलिए जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं ना, उन्हें लो टेम्परेचर पे कराया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। इसलिए उसको लो टेम्परेचर पर कराया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट पा सकें। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। मुझे लगता है कि टेम्परेचर काफ़ी अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या करेंगे, एंडोथर्मिक है तो क्या करेंगे। अब डालो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर यहाँ तक कोई डाउट्स हो तो अभी बता, कमेंट्स में लिख देना या फिर वीडियो रिवर्स करके देख लो। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखो ये भी काफ़ी मज़ेदार है और इन्हीं जगह से क्वेश्चन वहाँ से पुटअप होते हैं जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा डाउट्स होंगे, क्योंकि कंपटीशन का ही नाम यही है कि क्वेश्चन वहीं से होंगे जहाँ तुम्हें ज़्यादा डाउट्स होंगे। बच्चे वही चीज़ छोड़ देते हैं, इसलिए परेशान हो जाते हैं। एक स्टेटमेंट लिख लो पहले, इस जो स्टेटमेंट है इसे लिख लो, काफ़ी यूज़फुल होगा। इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन इन विच प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड। इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिकली जो प्रेशर है गैस की वजह से है, तो यहाँ गैस का ही खेल होने वाला है। जैसे
नाइट्रोजन है, ये गैस है, हाइड्रोजन ये भी गैस है, और ये 2NH3 ये भी गैस है। इसे थोड़ा ढंग से समझना, परेशान नहीं तो बाद में परेशान हो जाओगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट साइड? तुम कहोगे 3, 1, 4। प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? तुम कहोगे 2। कितने हैं? 2 हैं। रिएक्टेंट के ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के कम है। बेसिकली सिस्टम जो प्रेशर अप्लाई होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड एक साइड नहीं होता, पूरे सिस्टम पे अप्लाई होता है। तो हमें मान के चल रहे हैं कि हमने प्रेशर किया, इसको पूरा सिस्टम बना लिया, इस पर प्रेशर हमने क्या किया? अप्लाई। हमने प्रेशर क्या किया? इंक्रीज़ किया है। प्रेशर किया हमने इंक्रीज़, तो पता है रिएक्शन पता है कौन से डायरेक्शन में जाएगी? 1 मिनट वीडियो पॉज करो और सोचो कि डायरेक्शन कौन से आखिरकार रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, फिर हम लोग दोबारा इस पर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा और सोच लिया होगा। अगर तुम प्रेशर करोगे इंक्रीज़ तो देखना ये 4 नंबर है, ये 2 नंबर है, इसका मतलब देखो तुम प्रेशर यहाँ इंक्रीज़ कर रहे हो। तो ये मतलब मेरा ऐसे समझने का तरीका था और काफ़ी हेल्पफुल होता था। तो ये रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर क्या होता है, अगर हम प्रेशर करेंगे डिक्रीज़, अगर हम क्या करते हैं प्रेशर करते हैं डिक्रीज़, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये देखना है कि जिस साइड नंबर बड़ा है उसको अगर और बढ़ाओगे तो रिएक्शन उसके जस्ट अपोजिट में जाएगी। अगर मतलब बेसिक नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसेस के हैं, और जैसे नंबर है, अगर इसे बेसिकली प्रेशर तो सबकी वजह से है, मेरा से समझने का तरीका था और बहुत एग्जैक्ट भी था। अगर तुम प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन इसको दोबारा अचीव कर मतलब इतना करने का अचीव करेगी। थोड़ा प्रेशर में समझने में दिक्कत हो, लेकिन इस को समझोगे बहुत सही तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे अब मैं और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल लिखो, N2O4 एक गैस में AB गैस में 2NO2 बनता है, AB गैस में है। तो सबसे पहले काउंट करो कि नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा है। इसका 1 है नंबर ऑफ मोल्स, इसका नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तुमने लिख लिया है। हम ऐसे बनाते दिमाग में सेट ये रहा सिस्टम। इस पर हमने क्या किया? प्रेशर किया इंक्रीज़। प्रेशर क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रेशर कर रहे हैं इंक्रीज़। हमने जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ किया, जहाँ संख्या बड़ी लिखी है उसके जस्ट अपोजिट में रिएक्शन मूव करने लगेगी, रिएक्शन शिफ्ट इस साइड होने लगेगी। तो जैसे ही हमने क्या किया है तो पता क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगी बैकवर्ड। क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी बैकवर्ड अगर प्रेशर इंक्रीज़ करते हो। अगर किसी के दिमाग में क्रांतिकारी विचार आ रहा होगा, अगर प्रेशर हम क्या करते हैं? डिक्रीज़ करते हैं। प्रेशर क्या करोगे? तुम डिक्रीज़ करोगे। जैसे ही तुम प्रेशर डिक्रीज़ करोगे ना तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जिसको कम कर इसको मतलब इसको बेसिकली इसको कम कर रहे हैं, इसको अचीव करने के लिए दोबारा वही रिएक्शन आएगी, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। ऐसा हमने ऐसा माइंड सेट करने पड़ता है, क्योंकि अपना ब्रेन थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है। साइंटिफिक में ज़्यादा जाओगे तो ज़्यादा परेशान होगे, दिक्कत ज़्यादा आएगी। अब कई क्रांतिकारी विचारधारा के लोग कह रहे होंगे कि अगर सर यहाँ तो आपने कहा कि प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं रिएक्टेंट के कम हैं, यहाँ रिएक्टेंट के ज़्यादा प्रोडक्ट के कम हैं, अगर दोनों की संख्या बराबर हो जाए। मुझे पता है क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं कि सर I2H2 गिव्स 2HI, AB गैस और AB गैस। अब समझते हैं इसके कितने हैं? हम कहेंगे 2। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने? हम कहेंगे 2। बेसिक देखो ये नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, इसका बनता 2 हो गया है। कन्फर्म? अगर दोनों बराबर हैं तुम चाहे प्रेशर इंक्रीज़ करो या प्रेशर करो डिक्रीज़, नो चेंज, इक्विलिब्रियम चेंज ही नहीं होगा, कोई भी डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट नहीं होगी। मतलब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे था, इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। अब क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर गैस के अलावा अगर और कुछ हुआ, मतलब हेट्रोजीनियस सिस्टम हुआ, तो किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि आखिरकार हेट्रोजीनियस में क्या होगा? हेट्रोजीनियस मतलब कि सारी चीज़ एक में, मतलब कुछ चीज़ गैसेस में, कुछ चीज़ लिक्विड में। जैसे हम मान के चलते हैं A+B और इससे बनता है C।
तो ये मानते हैं सॉलिड में है, ये मानते हैं क्या है गैस में है, और ओवरऑल ये भी गैस में है। और हम देखते हैं, और यहाँ एक और लिख लेते हैं, यहाँ डी हो गया है, ये भी बेसिकली गैस में है। हमने इसके आगे देखा तो हमने देखा है कि प्रोडक्ट साइड कितने मोल्स हैं गैस के, 2 हैं, और रिएक्टेंट साइड कितने हैं, रिएक्टेंट साइड है गैस का 1, क्योंकि सॉलिड से तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है, सिर्फ गैस के जैसे होता है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। इतना हमारे पास 1 है। अगर ये भरा और भरा पूरा सिस्टम, अगर इसका तुम क्या करते हो, प्रेशर करते हो इंक्रीज़, जैसे तुम प्रेशर इंक्रीज़ करोगे रिएक्शन हो जाएगी बैकवर्ड, क्योंकि हमें इस नंबर से शिफ्ट इस साइड हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट साइड है ना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। मुझे लगता है कि बैकवर्ड मतलब ये प्रोडक्ट जो है ना रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेगा। और अगर इसका हम प्रेशर क्या करते हैं, प्रेशर करें अगर हम डिक्रीज़, अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड। यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं थोड़ा मिस कर गया था, वो था टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर जहाँ लिखा है ना वहाँ एक चीज़ लिख लो कि मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम जो चेंज होता है जैसे, तो उसमें देखो T1 टेम्परेचर पे K1 मान लो, T2 टेम्परेचर पे K2 होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको पता तुम्हें ऐसे लिखना है कि यहाँ स्टार बना के लिख लो। इससे शायद रिएक्शन जो भी बोलते हैं, हॉफमैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नाम एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, बॉन्ड्स हॉफ बोलते हैं, बॉन्ड्स हॉफ। इसमें मतलब तुम्हें ऐसे लिखना है, देखो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू del H नॉट अपॉन 2.303 R। और यहाँ लिखना है 1/T1 माइनस 1/T2। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कब, जेईई मेंस में आ जाते हैं, आईआईटी में पूछ लेते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मर्जी होती है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस हद तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात है कि ये रिएक्शन बहुत कुछ कहेगी। देखो पहली बात ये है कि log K2 अपॉन K1 की वैल्यू अगर क्या है, पॉजिटिव आती है, इसका मतलब पता है क्या, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, वो है कि रिएक्शन होगी कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब डेल एच की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। अगर log K2 अपॉन K1 की वैल्यू आती है नेगेटिव, इसका मतलब रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक मतलब डेल एच की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। और अगर क्या है, एक और क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों के दिमाग में आ सकता है कि K2 अपॉन K1 की वैल्यू अगर क्या आ जाए, 1 आ जाती है, सॉरी मतलब 0 आ जाती है, तो इसका मतलब होता है K2 इक्वल टू K1। इसका अगर दूसरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें हीट का कोई भी तुम्हें चेंज देखने को नहीं मिला है। और अगर दूसरी भाषा में कहें कि नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा टेम्परेचर का और प्रेशर का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, हेडिंग डालो, स्टार बनाओ और डालो इफ़ेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफ़ेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। अगर आपको प्रेशर वाला समझ में आ गया तो वॉल्यूम वाला काफ़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो सुनो, जो वॉल्यूम होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के होता है, मतलब बाकी सब अगर कंडीशन सेम एन की वैल्यू आर की वैल्यू बाकी सब कंडीशन सेम रखेंगे, तो जो वॉल्यूम होता है प्रेशर के इनवर्स होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जो चीज़ प्रेशर में तुम देख रहे हो उस वॉल्यूम के लिए वो सब रिवर्स कर दो। रिवर्स पता है ऐसे कर दो, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। रिवर्स ऐसे कर दो कि जैसे अगर प्रेशर इंक्रीज़ करने से फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, प्रेशर अगर इंक्रीज़ करने से फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से बैकवर्ड रिएक्शन होगी। समझे कि नहीं? और अगर प्रेशर अगर जस्ट अपोजिट करना है, अगर प्रेशर इंक्रीज़ करने से
बैकवर्ड रिएक्शन होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से फॉरवर्ड होगी। क्या होगी इसकी, मतलब क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। अब जैसे हम लोग और देखते हैं, अगर एक और ये केस है, मतलब ये प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर प्रेशर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज करने से बैकवर्ड होगी। और अगर आखिरी लिख रहे हैं, अगर प्रेशर डिक्रीज करने से बैकवर्ड रिएक्शन होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज करने से फॉरवर्ड होगी। ये रहा है, थोड़ा एग्जाम्पल समझोगे तब बेहतरीन तरीके समझ में आएगी। जैसे देखो, हमने कौन सा एग्जाम्पल ले लिया है, हमने देखा है कि देखो N2O4 NO2, ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल। यहाँ 2 मोल्स थे, यहाँ 1 मोल्स थे। तुम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे थे, जब तुम क्या कर रहे थे, प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे थे, वो बैकवर्ड हो रही थी कि नहीं। अगर तुम इसी क्वेश्चन में अगर तुम वॉल्यूम क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। थोड़ा जस्ट अपोजिट है, रिवर्स है। जो प्रेशर के लिए था उसका जस्ट रिवर्स कर दो, तुम वॉल्यूम के लिए बना लोगे। अब एक और आता है कई बार क्वेश्चन, वो आता है किसका, कैटलिस्ट का और इनर्ट गैस का, वो समझाएंगे बिल्कुल डिटेल में। स्टार बना के लिख लो, कुछ भी हो जाए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट वैसे पता है कि यहाँ 11th क्लास में बच्चे कम जानते हैं, मैं कई बार वीडियो में इसका डिस्कशन कर चुका हूँ, तो थोड़ी तुम लोग भी थोड़ी मेहनत करो ताकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने में मज़ा नहीं आता है। देखो कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन एनी डायरेक्शन। तुम डायरेक्शन क्या नाम है, कैटलिस्ट मिलाओ या ना मिलाओ, कितना भी कैटलिस्ट मिला दो, कभी भी किसी भी कीमत में इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करता है, ना कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज करता है। इक्विलिब्रियम बताते हैं अगर कितना प्रोडक्ट कितना रिएक्टेंट का फॉर्मेशन या मतलब चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे देखो A+B होता है C+D, अगर तुम इसमें कोई कैटलिस्ट मिलाओगे तो यहाँ कहीं भी तुम्हें K की वैल्यू में कहीं देखा, कैटलिस्ट की वैल्यू कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जब यहाँ कैटलिस्ट की वैल्यू कहीं तुम्हें देखने को ही नहीं मिलती है तो कैटलिस्ट का कोई रोल भी नहीं होता है। अब लेकिन एक जगह है कि इनर्ट गैस का एडिशन, यहाँ स्टार बना के लिखो, ये इम्पोर्टेंट है। इनर्ट गैस का अगर हम क्या करें, एडिशन करें, अगर इनर्ट गैस का एडिशन कर दें, यहाँ क्वेश्चन पुटअप होता है। इसकी 2 कंडीशन होती हैं, पहला होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, या फिर दूसरा क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट। देखो प्रेशर कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट अगर दे रखा है वॉल्यूम कांस्टेंट है और तुम इनर्ट गैस ऐड करते हो तो नो चेंज, क्या है, नो चेंज। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और तब भी तुम इनर्ट गैस ऐड करते हैं तब कोई भी वैल्यू चेंज देखने को नहीं मिली, कोई भी डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट नहीं होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट मतलब है कि वॉल्यूम वेरिएबल है। इनर्ट गैस मतलब बेसिकली तुम क्या मिला रहे हो, गैस मिला रहे हो। ये इतना सा मतलब इतना सा गुब्बारा है, अगर तुम इसमें और गैस मिला दोगे तो बेसिकली इसका वॉल्यूम इंक्रीज ही हो जाएगा। क्या होता है, इनर्ट गैस मिलाने पे वॉल्यूम हो जाता है इंक्रीज। अगर इनर्ट गैस जो मिलाया है अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो डायरेक्शन, देखो इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे देखो 2SO2 है प्लस O2 है, गिब्स 2SO3, इसमें 3 है, ये सब गैसेस में है, इसमें 2 है। अगर यहाँ तुम इनर्ट गैस ऐड करते हो, क्या करते हो, इनर्ट गैस अगर ऐड करते हो तो डायरेक्शन पता है क्या कौन सा होगा। अगर तुम पता है यहाँ क्या करते हो, वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड। इनर्ट गैस में थोड़ा कन्फ्यूजिंग दार है, यहाँ समझने की कोशिश करना, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड
रिएक्शन इस साइड होगी, जैसे मान लो मतलब जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसको उस साइड रिएक्शन अचीव होगी अगर तुम इनर्ट गैस ऐड करते हो। जैसे दूसरा एग्जांपल समझो NH3 का, N2 और 3H2 यहाँ बैलेंसिंग करते हो तो 2 हो जाएगा। यहाँ कितने हैं, यहाँ बेसिकली हैं 2, यहाँ कितने हैं, यहाँ है 4। अगर तुम इसमें इस रिएक्शन में इनर्ट गैस ऐड करते हो तो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलो एक आध दो क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हारे जितने भी डाउट्स हों सब क्लियर हो जाएं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, NCERT का है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ, समझाने लायक है। जैसे क्या है, CH4 है और प्लस H2O है, AB गैस में है, AB गैस में है, इससे फॉर्मेशन हो रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, AB गैस में है, कार्बन मोनोऑक्साइड AB गैस में है, प्लस 3H2 AB गैस में है। तो अगर हमने कहा कि हमने क्या कर दिया, प्रेशर किया इंक्रीज़, क्या किया है, प्रेशर किया हमने इंक्रीज़, तो ये बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी। तो सबसे पहले जब भी प्रेशर की वैल्यू है हम मोल काउंट करेंगे, 1 3 4 है, 2 है, ओवरऑल पूरा सिस्टम बना दिया है। अगर हम प्रेशर करेंगे इंक्रीज़, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड। कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो कमेंट्स में लिख दे। तो इतना आसान तरीके से है कि NCERT के तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका रिएक्शन कहाँ हो जाएगी। अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम क्या कर देते हैं, अगर हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं। हमने अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। हमने बोला एक्सोथर्मिक मतलब हीट की एडिंग करो यहाँ। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब टेम्परेचर पूरे सिस्टम का चेंज कर रहे हो, हीट यहाँ है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। अब किसी के दिमाग में शैतानी खोपड़ी में कुछ भी आ सकता है, तो कहेंगे सर इसमें अगर कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं, कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगी, मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम मतलब बहुत जल्दी, बहुत ही क्विकली दोबारा अटेंड कर लिया जाता है, मतलब थोड़ा माइन्यूट के लिए होता है, मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मान के चलते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और मज़ा आया हो तो कम से कम अपने 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करो। अगर एक बार में अभी तक भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, सबके साथ होता है। कोई भी अगर नया टॉपिक पढ़ते हैं सबको दिक्कत आती है, दोबारा वीडियो देखो, कई बार वीडियो देखो, तुम बेसिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें पूरा एकदम से समझाने की कोशिश करूँ और मैं हमेशा ये एफर्ट डालता हूँ। तो नहीं आया एक बार नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा देखो, अब फ्रेंड के साथ शेयर करो, डिस्कशन करो, ज़्यादा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक शेयर करते रहो, पढ़ाई करते रहो।